Is there, if there is any reaction, like it starts from the reactant and goes to product, right? Then what we should remember about it is that these are reactants and products. पण आतापर्यंत जे काही तुम्हाला माहिती है, अब तक जो भी पता है वो क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही जाता है। लेकिन अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसी कई रिएक्शंस होती है जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आती है। अब बेसिकली कोई भी रिएक्शन होती कैसे है? देखो, आपके पास रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई तो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, उसका आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, तो क्लोरीन के अंदर भी बॉन्ड होते हैं। तो ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल से टकरा जाता है, और टकराने के बाद इसका कोई तो भी बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका कोई तो भी बॉन्ड ब्रेक होता है। अब बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जरूरी नहीं कि ऐसा टकराव ही हो, अलग अलग चीज है, लेकिन टकराव होना यानी कोलिजन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है। और इसका ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक होके ये दोनों एक साथ आते हैं HCl, और ये जो क्लोरीन है वो इसकी जगह पर आता है, और इस तरीके से हमको क्लोरीन दिखाई देता है इसकी जगह पर प्रोडक्ट में। तो ये तो हो गए आपके रिएक्टेंट्स, और ये जो बन गया वो प्रोडक्ट, और इसके साथ HCl भी बन गया। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड नए फॉर्म होते हैं। अब बॉन्ड दोनों तरफ फॉर्म भी हो सकते हैं, और ठीक है, बॉन्ड जो है वो दोनों तरफ क्या हो सकते हैं? फॉर्म हो सकते हैं और ब्रेक हो सकते हैं। चलिए सबको म्यूट कर देते हैं। कितना बटर बटर करोगे यार, किधर गए म्यूट ऑल? चलिए हो गया काम। अब ये तो सिंपल है। एक बात आपको मुझसे पूछनी थी, रिएक्शन के बारे में हम देख रहे थे। तो रिएक्शन से क्या होता है? देखो, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, तो नेट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आप लोगों को। क्या है? तो अब देखिए, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, तो सिंपल सी बात है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है कोई भी रिएक्टेंट, तो उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो धीरे धीरे से ब्रेक होते हैं, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये दूर जाते हैं एक दूसरे से, तब जो होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है। मतलब रिएक्शन कोई भी कैसे होती है देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री में ये काम आने वाली चीज है। देखिए, ये आपके पास एनर्जी है इस एक्सिस पर, इधर रिएक्टेंट्स है, तो जैसे ही रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इस रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, और फिर प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो फिर से कम हो जाती है। मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, सब कुछ सरफेस केमिस्ट्री में बताया आपको, उसके बाद जनरली भी मैं बताते रहता हूँ। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो फॉर्म होता है उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब जाएगा जब ये इस स्टेज को पार करके इधर जाएगा, तो उसी तरह से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में आ सकता है जब ये इस स्टेज को पार करके इधर आता है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के अंदर बदल सकते हैं, क्योंकि इधर से इधर जाना मतलब बॉन्ड का शफलिंग ही है, एक बॉन्ड टूटता है नया बॉन्ड फॉर्म होता है, वैसे इधर से इधर जाना मतलब एक बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड फॉर्म होगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट? तो लेकिन कुछ रिएक्शंस होती है जो दोनों दिशाओं में जाती है, लेकिन कुछ होती है जो दोनों दिशाओं में नहीं जाती, उनको इस तरीके से लिखा जाता है। और जो दोनों दिशाओं में जाती है उनको यूजुअली ऐसा नहीं, एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है। मतलब ये जो एरो है ना, इस एरो को ऐसा लिखेंगे, ये ऐसा, इस तरीके से, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये बात हो गई। अब देखते हैं आगे, ये समझ में आ गया? तो रिएक्शन आपकी दो टाइप्स की है। आपको ये भी पता है कि यहां से यहां तक जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसको इधर से इधर आना है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहां से शुरू होगी और यहां तक जाएगी। इधर से इधर जाना, रिएक्टेंट से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो उल्टा जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब तक तो आपने ये देखा कि रिएक्शन के दो टाइप्स है। एक वो जो दोनों दिशाओं में होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है,
उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर बाय डायरेक्शनल रिएक्शंस। और जो एक ही दिशा में होती है उन्हें यूनिडायरेक्शनल या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि रिवर्स नहीं होती, उल्टे दिशा में नहीं जाती। रिवर्सिबल मतलब दोनों दिशाओं में हो पाना, रिवर्स कर पाना। तो इनको लिखा जाता है ऐसे, इधर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इनको लिखा जाता है ऐसे। अब ये कौन सी होती है और ये कौन सी होती है? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने बोला रिएक्शन होती कैसे है, इसको इधर जाना है, राइट? तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है। बस इधर जाना थोड़ा आसान है, लेकिन वापस आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हो सकता है, दोनों साइड में काम तो हो सकता है। लेकिन ये उस टाइप की रिएक्शन होती है जहां पे कुछ इस तरीके का होता है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ही कम रहती है। यानी रिएक्टेंट को तो इसको पार करके जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन प्रोडक्ट को इसको वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जहां पर बहुत ही ज्यादा गैप होता है, वो होती है आपकी, इसको डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और यहां का जो गैप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, वो कम है और इधर ज्यादा होता है। तो इसलिए ये उल्टे दिशा में नहीं आ सकती, ये दोनों दिशाओं में जा सकती है। रिएक्शन तो ऐसी भी होती है, ऐसी भी तो होती है। तो डेल्टा एच ऐसे आएगा। तो मेरा मानना, बस मेरा कहना यही है कि ये डेल्टा एच कम है तो वो दोनों दिशाओं में जाती है रिएक्शन, डेल्टा एच बहुत ज्यादा है तो दोनों दिशाओं में नहीं जाती। उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या आपको रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन का लॉजिक समझ में आया? बोलो एक बार यस और नो। चलिए अब आगे। अब आगे क्या होता है? तो सिंपल है, यहां पे डेल्टा एच कम होता है, यहां पे डेल्टा एच बहुत ही ज्यादा होता है। ये भी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद जब रिएक्शन होती है तो किसी वेसल में होती है। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पे जब रिएक्शन खत्म होती है, शुरू होती है जब, तब सब आर होते हैं। यानी कि इस तरीके से, और सब के सब आर जब इधर आते हैं तो प्रोडक्ट बन जाते हैं। मतलब रिएक्शन फिनिश होने पर पूरा का पूरा इधर प्रोडक्ट रहता है और रिएक्शन खत्म। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, ये ऐसा है, ये इधर से इधर भी जा रहे हैं और ये भी इधर आ रहे। बस बात ये है कि इनको इधर जाना थोड़ा आसान है, इनको इधर आना मुश्किल है। इसलिए क्या होगा, ज्यादा अगर बहुत देर तक ये रिएक्शन चले, ये भी इधर जा रहे, ये भी इधर जा रहे, मतलब ये रिएक्शन खत्म ही नहीं होती, क्योंकि चालू है इधर आना जाना। बस मुझे ये बताओ कि ज्यादा एलिमेंट्स ए साइड को होंगे या बी साइड को होंगे? बहुत देर बाद अगर आप देखोगे तो किस साइड को ज्यादा एलिमेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, ए साइड या बी साइड? बहुत सही बेटे, बहुत सही, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बी साइड। क्यों? क्योंकि इधर जाना तो आसान है, इधर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो उस टाइम में हम बोलते हैं ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब कौन सी रिएक्शन आसान है, फॉरवर्ड वाली या बैकवर्ड वाली? बोलो। ये होता है इधर से इधर जाना, मतलब फॉरवर्ड। ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट, कुछ नहीं। फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल है या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। अरे बहुत ही मस्त, आपको बहुत समझ रहा है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होती है तो इस रिएक्शन को ऐसा लिखा जाता है, मतलब फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी, बैकवर्ड में थोड़ा कम आएगी। इसके उल्टा अगर रिएक्शन ऐसी है तो सिंपल सी बात है, इधर ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, इधर रहेंगे। अरे नहीं नहीं, इधर ज्यादा रहेंगे, राइट, रिएक्टेंट की साइड में, और इधर कम रहेंगे। तो उस वक्त इधर आना आसान है तो उस रिएक्शन को ऐसा लिखेंगे, इधर छोटा एरो, इधर बड़ा एरो। मतलब जो डायरेक्शन फेवरेबल है वो एरो बड़ा निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसा है दोनों नियरली, मतलब इक्वल ही है, नियरली इक्वल, ऐसा तो एग्जैक्टली सेम तो होता नहीं, लेकिन नियरली इक्वल है,
तो उस वक्त ऐसा लिखते हैं। समझ में आ गया? दिस इज फॉरवर्ड फेवरेबल, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल, और ये दोनों फेवरेबल, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन यूजुअली केमिकल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम में, हम कौन फेवरेबल है कौन नहीं है ये जब पता नहीं होता तब यूजुअली दोनों को इक्वल निकाल देते हैं, राइट? और पता भी हो तो कई बार ऐसे इक्वल ही निकाला जाता है। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में तो उतना काम नहीं करेंगे, उतना देखेंगे भी नहीं। यूजुअली जो आप आयोनिक रिएक्शंस देखते हो, जैसे कि मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी है, फास्ट रिएक्शन एकदम जो होती है, कौन सी है? यस, FeCl3 प्लस H2O gives FeOH thrice प्लस HCl। ये जो आयन के फॉर्म की या साल्ट की रिएक्शंस होती है बहुत ही फास्ट होती है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी रिवर्सिबल टाइप की होती है। अब इसके बारे में हम उतना ज्यादा इस चैप्टर में नहीं देखेंगे, इसके बारे में ही देखना है हमको। तो अब एक बात मान लो, होगा क्या? देखिए, अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा ठीक से समझना है कि यहां पे एक चीज होती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम कैसे आता है? देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड हो रही है। अब उसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा फिजिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं। ये तो केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, फिजिकल देखते हैं हम। क्या होता है? वाटर यानी लिक्विड वाटर गोज टू इट्स गैसियस फॉर्म। तो यहां पे आपने वाटर रखा है, इसके ऊपर कुछ अपने ऐसा ढक रखा है, दिस हैज बीन कवर्ड। तो ये वाटर तो वेपराइज होगा, मतलब लिक्विड गैस में जाएगा। एक्चुअली इसको वेपर्स कहते हैं, मैंने बोला है किसको वेपर कहा जाता है, किसको गैस कहा जाता है। तो ये जो वेपर है, लेकिन आपको समझता है गैस, इसलिए मैं गैस ही लिख देता हूं। तो ये यहां पे कुछ वेपर्स फॉर्म होंगे। अब आपको ये भी पता होगा, मतलब ये भी पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, राइट? तो सिंपल सी बात है कि इधर ये जो लिक्विड है ये तो गैस में जा रहा है, राइट? एक मिनट। तो लिक्विड तो गैस में जा रहा है, इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। और ये भी होता है कि ये गैस के मॉलिक्यूल भी नीचे आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। अब होता यह है कि शुरू में वाटर बहुत ज्यादा है तो इसलिए इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब कंडेंसेशन भी फास्ट होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाता है। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to the rate of condensation, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इवेपोरेशन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, कंडेंसेशन यानी बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब अगर वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे एक सेकंड में, तो एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल ही नीचे आ रहे, 10 मॉलिक्यूल ऊपर 10 मॉलिक्यूल नीचे, यानी कि यहां जो मॉलिक्यूल की संख्या है वो तो कांस्टेंट रहेगी। फिर जब शुरुआत हुई थी तब ऊपर जाने का रेट बहुत ज्यादा था, नीचे आने का रेट कम था, इसलिए ऊपर की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 10 20 40 50 हजार करोड़ हो गए। लेकिन जब करोड़ हो गए तो नीचे जाने का रेट और ऊपर आने का रेट सेम है। तब होगा ये, मान लो जब ये रेट सेम हो गए तब यहां पर 100 मॉलिक्यूल थे और यहां पे मान लो कुछ 150 थे, मान लो। तो जब ये दोनों रेट सेम हो जाएंगे तो मैं ये अगर कहता हूं कि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इनके जो नंबर्स है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा, तो क्या ये आपको पसंद होगा या समझेगा आपको? बोलो। जब मैं कहता हूं कि जब दोनों के रेट सेम हो गए तब यहां की संख्या भी नहीं चेंज होगी, या फिर इसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, ना इधर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ना इधर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। क्योंकि अगर 10 ऊपर जा रहे तो उतने टाइम में 10 नीचे जा रहे,
तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, और इधर भी कांस्टेंट रह गए। तो जब ऐसी फेज आती है, आपको देखो रिप्लाई करना होगा, जब ऐसी फेज आती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम रहती है, और वो कहां होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, इरिवर्सिबल में नहीं होता। जब दोनों के रेट सेम हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि यहां इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब कोई चेंज ना होना, या फिर इक्विलिब्रियम आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। लेकिन अब यहां पे इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि इसका नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, इसका नंबर भी चेंज नहीं हो रहा। इक्विलिब्रियम मतलब नो चेंज। सो चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम आया बोलते हैं। और एक केमिस्ट्री में अगर आता है तो इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिस्ट्री में भी कुछ रिएक्शंस आयंस के फॉर्म होते हुए, जब आयंस के फॉर्म में रिएक्शन होते तब जो आता है उसे बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम है जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो अब यहां पे तो ये फिजिकल रिएक्शन एक्चुअली, तो इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, और आयोनिक इक्विलिब्रियम भी है। आयोनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम उतना तो डिटेल में हमको नहीं है, बस थोड़े एग्जांपल्स है। मुझे बस बताना है कि जो भी रिएक्शन है, केमिकल हो या फिजिकल, अगर वो रिवर्सिबल है तो उसमें इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन अब इक्विलिब्रियम का मतलब नो चेंज। लेकिन इक्विलिब्रियम में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है नो चेंज एंड नो मोशन, कोई मोशन नहीं। डायनामिक का मतलब होता है मोशन इज देयर बट चेंज इज नॉट देयर। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फिजिक्स का जो इक्विलिब्रियम होता है, आप फोर्सेस में पढ़ते हो, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, वहां पे मान लीजिए ये एक पेन है, नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर 0, नेट फोर्स, और ये मूव भी नहीं हो रही, मतलब मोशन नहीं है, फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है, जगह पे खड़ी है, देयर इज नो मोशन, इसलिए, और चेंज भी कुछ भी नहीं है, इसमें चेंज भी कुछ नहीं हो रहा। मोशनलेस नो चेंज, मोशनलेस नो चेंज, इसको बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो कि फिजिक्स में बॉडीज होती है ना, आप इक्विलिब्रियम अप्लाई करके सॉल्व करते हो फोर्सेस को रिजॉल्व करके, उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जबकि केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे ये जो इक्विलिब्रियम है, ओवरऑल कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मोशन रुकी हुई नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। So there is motion of the molecules, but there is no overall change. Therefore, the equilibrium in this chemistry that we are going to study is a dynamic equilibrium. तो क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया? यस और नो बोलो एक बार। देखिए, जिनको नेटवर्क का इश्यू है वो क्या करेंगे, यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ वीडियो देखेंगे। राइट, तो आगे चलते हैं। ये तो बात खत्म हो गई। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो आप थर्मोडायनामिक्स में एक चीज पढ़ोगे, उसको कहते हैं गिब्स एनर्जी। जैसे इसको एंथैल्पी बोलते हैं, वैसे इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0। खैर, तो इसको बस अभी रट लो, इसके बारे में डिटेल में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा टेंशन मत लो इसका। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने देखा रिएक्शन के दो टाइप्स है, एक है रिवर्सिबल, दूसरी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाले दोनों तरफ जाते हैं, दोनों तरफ जब जाते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम आता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने इस चैप्टर में, रिवर्सिबल रिएक्शन ही बहुत डिटेल में देखनी है हमको। तो एक देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिवर्सिबल रिएक्शन को दोनों तरफ से स्टार्ट किया जाता है, यहां से शुरू करो
इधर जाएंगे और फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, या फिर इधर से शुरू करो फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर यहां पे पानी लो, यहां पे पानी लो और इसको ढक दो, कवर कर दो, तो ये यहां पे वेपर्स जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। या फिर आप पानी ना लो, मतलब लिक्विड है और इधर गैस है, राइट, तो लिक्विड से भी शुरू कर सकते हो, या फिर आप गैस से शुरू करो, सिर्फ इसमें क्या करो, वेपर्स ही भरो, तो कुछ देर में वेपर्स कंडेंस हो के यहाँ पे कुछ पानी वाटर फॉर्म करेगी, लिक्विड। यानी यू कैन स्टार्ट विथ गैस एज वेल एज लिक्विड। सो बाय डायरेक्शनल रिएक्शंस कैन बी स्टार्टेड विद रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना भैया, इधर से भी इधर जा सकती है, इधर से भी इधर, लेकिन जो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस है उनको रिएक्टेंट से ही शुरू करना पड़ेगा, प्रोडक्ट से शुरू करोगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? that reversible reaction can be started from any direction. Reversible reaction can be started from any direction. दूसरा क्या है characteristics? So both direction, पहला characteristic. दूसरा characteristic क्या है? Unidirectional reactions never complete, वो कभी complete होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ चल रही है, so complete होने का तो सवाल ही नहीं होता। इरिवर्सिबल तो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस अटेन इक्विलिब्रियम। ये तो मैंने बताया कैसे इक्विलिब्रियम आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये बहुत डिटेल में हमको देखना है, एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसी के ऊपर चलने वाला है पूरा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और दूसरा है डेल्टा जी इक्वल टू 0। इसके बारे में बोला थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है। उसके बाद यहां पे और एक चीज याद रखनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, भले ही इक्वल नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं होते, रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट कम हो सकता है, या फिर कुछ भी, लेकिन कांस्टेंट रहते हैं, बदलता नहीं है। एक बार इक्विलिब्रियम आ जाए तो ऊपर जो वेपर्स है और नीचे जो लिक्विड है वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इक्वल क्या होता है? रेट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल होता है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने की जरूरत नहीं है, राइट। मतलब ये ऐसे, इधर कुछ लोग हैं, इधर कुछ लोग हैं, जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर आ रहे हैं इक्विलिब्रियम पर, यानी रेट इक्वल है। लेकिन इधर जितने हैं उतने ही इधर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो दीज मे और मे नॉट बी इक्वल, बट दे आर कांस्टेंट, दे रिमेन कांस्टेंट। मतलब इधर अगर 10 है तो ये 10 ही रहेंगे इक्विलिब्रियम आने के बाद, इधर 2 है तो 2 ही रहेंगे इक्विलिब्रियम आने के बाद, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, बदलाव नहीं होगा उनमें इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम से पहले नहीं। उसके बाद डेल्टा जी इक्वल टू 0, ये भी लिख दिया मैंने। अब उसके बाद रेट के बारे में देखते हैं थोड़ा क्या होता है इस रिएक्शन में। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मैंने जैसे कि बोला, इसका ही एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसमें लिक्विड है, अब शुरू में बहुत ज्यादा लिक्विड है तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन यहां पे तो बस 1-2 है तो बहुत ही कम नीचे आएंगे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी, बैकवर्ड रिएक्शन कम होगी। लेकिन जैसे जैसे लिक्विड ऊपर जाएगा, अब लिक्विड के लिए तो ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होता है। ऐसा मान लो कि जैसे जैसे लिक्विड ऊपर जा रहा है उसकी संख्या इधर कम हो रही है, तो ऊपर जाने का रेट भी उसका कम होगा। या फिर आप ऐसा मान लो, देखिए, राइट, यहां पे मैंने पार्टीशन कर दिया, यहां पे बहुत ज्यादा पानी है और इसको यहां पे मैंने क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो शुरू में पानी बहुत जाएगा ना, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन जैसे ही ये पानी कम हो गया वैसे उसका बाहर जाने का रेट भी कम हो जाता है। वैसे ही जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनका ऊपर जाने का रेट कम होते जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इधर तो संख्या बढ़ रही है, तो इनकी संख्या बढ़ रही है तो इसका रेट बढ़ते जाएगा। यानी सिंपल सी बात है भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होते जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है। क्या ये आपको समझ में आया? यस और नो बोलो एक बार, ये समझ में आया? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होते जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बहुत सही। चलिए, तो क्या होता है अगर हम यहां पे रेट वर्सेस टाइम निकालेंगे,
तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होता है, तो ये ऐसे धीरे 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 कम होती। बैकवर्ड रिएक्शन अगर शुरू में यहां पर कोई था ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन तो शुरू में 0 थी, तो 0 से लेकर धीरे धीरे बढ़ के दोनों इक्वल हो जाएंगी और फाइनली इक्विलिब्रियम आने के बाद दोनों इक्वल ही रहेंगी। सो इस टाइम को यहां पे आया इक्विलिब्रियम आपका। तो ये रेट ऑफ बैक फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरीके से धीरे धीरे कम होता है, बैकवर्ड का धीरे धीरे बढ़ता है और दोनों फाइनली सेम हो जाते हैं। क्या ये ग्राफ भी आपको समझ में आया होगा? अगर नहीं आया तो नो बोल के लिख सकते हो। अब ये रेट के बारे में ग्राफ हुआ, उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, उसका ग्राफ देखते हैं। अरे बहुत सिंपल है, रेट का ग्राफ हो गया, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं। अब आप ऐसा मान लो कि ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो आपने ये तो देखा होगा, ये तो प्रोडक्ट है, ये तो रिएक्टेंट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो जैसे जैसे ये इक्विलिब्रियम आते जा रहा है, तो मुझे ये तो दिख रहा है कि इनकी संख्या बढ़ रही है। अब ये कौन है? ये तो प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 बढ़ते जाता है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले मान लो 0 था, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया और इक्विलिब्रियम आने के बाद कांस्टेंट हुआ, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ता है ना कम होता है, लेकिन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया। और ये जो रिएक्टेंट है वो धीरे 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 कम होता गया, जो कि पहले बहुत ज्यादा था, धीरे 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 कम हुआ और इक्विलिब्रियम आने के बाद कांस्टेंट रह गया, 0 नहीं हुआ, कांस्टेंट। लेकिन यहां पे देखो, इक्वल होने की जरूरत नहीं है इन दोनों को, ये ऐसे भी रह सकते हैं। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। और यहां पे अगर देखो इक्विलिब्रियम पर, ये है आपके प्रोडक्ट और ये है आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी रिएक्शन में, वो डिपेंड करता है ना, आपने जैसे बताया, अगर ऐसा है, ये मान लो ऐसा है, तो वापस आना मुश्किल है, इधर जाना बहुत ही आसान है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम आने के बाद बहुत देर के बाद यहाँ पे कम लोग रहेंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि इनको इधर जाना मुश्किल है, इधर जाना आसान है। और ये रिएक्टेंट अब 4 रहेंगे, हमेशा के लिए 4 ही रहेंगे, इधर अगर 10 है तो 10 ही रहेंगे इक्विलिब्रियम आने के बाद, लेकिन इधर ज्यादा रहेंगे क्योंकि इधर जाना मुश्किल है। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखिए रिएक्शन कैसे शुरू हुई थी। शुरू कैसे हुई थी, मान लो इधर ही बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूल्स थे, इधर जाते गए, इधर से भी इधर आने का प्रयास चालू है, इधर से भी इधर जाने का ट्राई चालू ही है, लेकिन इधर जाना आसान है, इधर जाना मुश्किल है क्योंकि ये नीचे है, ये हिल बड़ी है। तो बहुत देर के बाद होगा ऐसा, जैसे इक्विलिब्रियम आएगा वैसे इधर लोग कम बचेंगे और इधर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये 0 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रयास कर ही रहे हैं ना। अगर इनमें 10 लोग अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसमें से 4 लोग इधर जा पा रहे हैं, इधर से अगर 10 लोग ट्राई कर रहे हैं तो उसमें से 6 लोग इधर जा पा रहे हैं, लेकिन इधर ट्राई करने वालों की संख्या ज्यादा है ना। भले ही जाना मुश्किल है लेकिन ट्राई करने वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिए इक्विलिब्रियम पे ओवरऑल मिला के होता यह है कि इधर अगर 3 गए तो इधर भी 3 ही आते, लेकिन ज्यादा इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते, मतलब प्रोडक्ट भी ज्यादा हो सकता है, रिएक्टेंट भी। यानी अगर ऐसा है तो अब तो यहां पे ज्यादा होंगे और यहां पे कम होंगे। इसका मतलब है ये कांस्टेंट रहेंगे इक्विलिब्रियम के बाद। इक्विलिब्रियम के बाद भी बोल सकते हैं या फिर एट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आता है तो उसके बाद कुछ होता ही नहीं, इक्विलिब्रियम ही रहता है पूरा। तो कुछ क्वेश्चन में एट इक्विलिब्रियम बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन में आफ्टर इक्विलिब्रियम बोलेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मौत के बाद, मौत के बाद या फिर एट डेथ ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि डेथ के बाद तो कुछ डेथ ही है ना, राइट। तो एट इक्विलिब्रियम या फिर आफ्टर इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये खुद कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन ये दोनों इक्वल रहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। इक्वल रह भी सकते हैं, कब कब रह सकते हैं, कब रह सकते हैं, जब ये दोनों नियरली सेम है, मतलब इधर भी जाना उतना ही मुश्किल है, इधर भी जाना उतना ही मुश्किल है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही बता रहा हूं। तो मेरा कहना यही है कि ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। मतलब क्या, मतलब क्या,
मतलब ये कि इक्विलिब्रियम के बाद ये है प्रोडक्ट आपके, ये है रिएक्टेंट। यहां पे क्या है, प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। वो कब हो सकता है, मैंने बताया आपको, प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा लोग नहीं है, रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा है, मतलब ये ऐसे हो सकता है, राइट। यहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, यहाँ पे कम लोग रहेंगे। और ये कब हो सकता है भाई, ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब ऐसा हो, मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद यहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, यानी प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा। देखिए प्रोडक्ट, अरे नहीं, ये तो रिएक्टेंट है ना हमारा, ये तो रिएक्टेंट है ना हमारा, तो ये यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्विलिब्रियम के बाद नीचे कौन है, नीचे कौन है, प्रोडक्ट नीचे, मतलब प्रोडक्ट की तरफ लोग कम है, प्रोडक्ट की तरफ लोग कम है। ठीक से देखो, प्रोडक्ट नीचे है, राइट, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट की तरफ लोग कम रहेंगे, यानी इसको ऊपर ही करना ठीक है, राइट। प्रोडक्ट की तरफ लोग कम, राइट, इधर ज्यादा, क्योंकि इधर इनको ऐसे जाना मुश्किल है, राइट। ठीक है, अब यहाँ कौन ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा लोग रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, यानी रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ जाना मुश्किल है, इसीलिए तो इधर लोग ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है इधर, क्योंकि जाना मुश्किल है, ये बड़ी हिल है, ये छोटी हिल है, समझ रहा होगा आपको। तो ये तो ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये एक्सो चलिए गलती कहां हो रही है, अब मुझे बताओ, ये डायग्राम 1 और ये डायग्राम 2 देखो और मुझे बताओ कि इन दोनों में से कहां पे गलती है। कम ऑन, लॉजिक तो मैंने बहुत सारा बता दिया है, लेकिन मुझे बताओ कि इन दोनों में से गलती किसमें है। ये और ये और ये मैच होना चाहिए, लेकिन मैं बताते बताते दोनों को सेम ही निकाल रहा हूं, तो मुझे बताओ कि 1 और 2 इसमें से गलती कहां पर है। खाली दे प्रियाला, 2 में गलती है, राइट। तो हाँ, गलती एक्चुअली कहां हो गई पता है क्या, एक्चुअली गलती ये प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए ना, ये रिएक्टेंट होना चाहिए। अब बेटे बहुत अच्छे हो, ऑनलाइन पढ़ के भी इतना ध्यान दे रहे हो, बहुत आगे चले जाओगे आप लोग, है ना। ये रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होता है ना, फिर बाद में कम हुआ, ये प्रोडक्ट बढ़ेगा, राइट, क्योंकि शुरुआत हमने रिएक्टेंट से की थी, तो रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होना चाहिए, कम हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम यहां पे क्या है, रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, यहां पे क्या है, रिएक्टेंट इज लेसर देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की तरफ लोग कम है, मतलब इधर से इधर जाना आसान है, तो इसको मुझे ऐसा निकालना होगा, राइट। अच्छी बात है कि आपको इतना समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, ये हो गया लॉजिक। और मैंने तीसरा बताया, जब ये दोनों नियरली सेम हो तो उसका ग्राफ कैसे आता है, तो उसका ग्राफ आता है कुछ ऐसे बेटा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये कब होगा, जब ये दोनों नियरली सेम है। लेकिन रेट का हमेशा ऐसा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड हमेशा मिल जाएंगे फाइनली, वो ऐसे नहीं हो सकते, रेट ऐसे नहीं हो सकते, राइट, ऐसे नहीं हो सकते, या फिर ऐसे भी नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, रेट को हमेशा मिलना ही होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, कोई भी ऊपर हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आफ्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट, नो चेंज। तो मेरे ख्याल से मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में ये बता दिया है, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई होंगी। यस और नो बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी टाइप करके बोलो। लिखते वक्त कैसी गलतियां होती है जरा एक बार देखो, आप शेयर स्क्रीन कर देता हूं आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इसने ये डायग्राम निकाली है, तो देखो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक्चुअली कहीं पे भी इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, ये इसको जरा ऐसा कांस्टेंट निकालना चाहिए इसने, मतलब ये जो है ना, इसको ऐसा कांस्टेंट निकालो ना इक्विलिब्रियम के बाद। समझ नहीं आ रहा कि कांस्टेंट कब हुआ ही, तो आप निकालते वक्त ऐसी गलतियां मत करो। मैं यहाँ पे आपको जरा चेंज करके देता हूं। और एक बात याद रखनी है,
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस कर सकते हैं, जहां पे क्रॉस करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती, राइट। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेट, इक्वल नहीं, कांस्टेंट होगा, ये ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम भैया यहां पे आ गया, राइट। ये जो पॉइंट है ना आपका, कौन सा पॉइंट बता रहा हूं अभी, बता रहा हूं बेटे, टेंशन मत लो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का, रेड लाइन से मैंने जो मार्क किया है। चलिए चलिए ठीक है, अभी आपको ये सब अभी लिख लेना है, कम ऑन। चलिए पहले से लिख लो, 1 मिनट में दिखा देता हूं पहले ठीक से। ये वाला पेज, ये पेंसिल से डायग्राम निकाली है यहाँ पे, चलो लिख लो, मेरे साथ ही लिख लो अभी। ये सब लिखना है आपको। ठीक है, चलो लिखो अभी।